नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें अपन ने 4 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया। वियोजन, संयोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। आज अपना 5वां टॉपिक इसका है अपचयन व उपचयन व अपचयन। तो देखो पहले देखेंगे उपचयन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे अपचयन। तो देखो उपचयन क्या होता है। उपचयन होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। या फिर ऑक्सीजन जुड़ने के साथ साथ हाइड्रोजन निकलने के साथ साथ इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी परमाणु या तत्व में से इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, तो वो क्या कहलाता है, उपचयन। और साथ में उपचयन में एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का निकलना वो भी क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो देखो किसी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसे अपचयन कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय कोई अभिक्रिया हो रही है, उस समय अगर उस अभिक्रिया में ऑक्सीजन में तो क्या हो रही है, वृद्धि, और हाइड्रोजन में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपनी उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। यानी जिसमें से जिस तत्व के साथ या परमाणु के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका क्या होगा, उस अभिक्रिया में उपचयन होगा। तो देखो यही परिभाषा है कि किसी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास या कमी हो तो उसे उपचयन कहते हैं। यानी उस पदार्थ का उसे क्या कहते हैं, उपचयन। उदाहरण देखो अपने पास क्या है, Cu+O2 कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी तब क्या होगा, CuO, यानी ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। अब यहाँ देखो कॉपर के साथ क्या जुड़ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब कॉपर का क्या हो गया, यहाँ पर उपचयन हो गया। यही तो लिखा है, जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसका क्या हो जाता है, उपचयन। तो यहाँ इस कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पर उपचयन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन। यानी यहाँ पर कॉपर अकेला था, यहाँ ऑक्सीजन से क्रिया हुई और ऑक्सीजन कॉपर के साथ क्या हो गया, जुड़ गया, तो यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। आगे यहाँ पर अपन इसके बारे में लिख भी सकते हैं। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है इसलिए कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पर उपचयन हो रहा है। क्या लिखेंगे, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, अतः कॉपर का उपचयन हो रहा है। जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है उसका क्या हो जाता है, उपचयन। यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो कॉपर का क्या हो गया, उपचयन हो गया। दूसरा उदाहरण देखो क्या है, कॉपर ऑक्साइड की और हाइड्रोजन गैस के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, कॉपर ऑक्साइड की जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तब कॉपर ऑक्साइड में से जो ऑक्सीजन है वो निकलकर कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन के पास। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अधिक क्रियाशील है। हाइड्रोजन क्या है, अधिक क्रियाशील है। इसका मतलब यह क्या कर देगा, कॉपर को क्या कर देगा, ऑक्सीजन से हटा देगा और ऑक्सीजन के साथ खुद जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन है कॉपर के साथ, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है इस कॉपर के साथ। ऑक्सीजन कहाँ आ गया, हाइड्रोजन के साथ आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया,
कहाँ जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ इधर क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसका क्या हो गया, यहाँ पर उपचयन हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ी, जुड़ते ही उपचयन हो गया। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, अतः हाइड्रोजन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो लिख दो हाइड्रोजन के साथ, H के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, अतः हाइड्रोजन उपचयित हो रहा है। जुड़ रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो उपचयन अभिक्रिया यही होती है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का कम होना। ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उस पदार्थ का क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। तो यही है अपनी उपचयन। अब देखो अपना अगला टॉपिक क्या है, अपचयन। अपचयन जो है वो उपचयन से क्या है, उल्टा है। अपचयन में तो क्या, उपचयन में तो क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रही थी, हाइड्रोजन कम हो रही थी। लेकिन अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो देखो यही तो है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे उपचयन, अपचयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो अपचयन उपचयन से उल्टा है। अपचयन में ऑक्सीजन की तो कमी होगी, हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहां देखो अपने पास उदाहरण है ZnO कि कार्बन के साथ क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे। जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होगा, Zn से यहां से देखो क्या हो गई, ऑक्सीजन निकल गई और कार्बन के साथ क्या हो गई, जुड़ गई। इसका मतलब Zn का यहाँ क्या हो गया, अपचयन हो गया। जिसके साथ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है उसका क्या होता है, अपचयनित होता है। तो यहाँ देखो ZnO, यानी यहाँ ऑक्सीजन है Zn के साथ, लेकिन यहाँ Zn के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कम हो गई इसके साथ से, तो इसका क्या हो गया, यहाँ पर अपचयन हो गया। तो इसका यहाँ पर क्या हो गया, अपचयन। तो इधर आगे अपन लिख भी सकते हैं कि जिंक से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, अतः जिंक अपचयित हो रहा है। जहां से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी वो क्या होगा, अपचयित होगा। जिंक के साथ ऑक्सीजन थी, यहाँ ऑक्सीजन जिंक के साथ नहीं है, बाहर निकल गई, इसका मतलब जिंक क्या हो गया, अपचयित हो गया। दूसरा उदाहरण देखो क्या है, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन से। तो यहाँ से देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, इसका मतलब कॉपर का क्या हो गया, यहाँ पर अपचयन हो गया। कॉपर का क्या हो गया, अपचयन। क्यों, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, नहीं ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो देखो यहाँ कॉपर क्या हो रहा है, अपचयित। कॉपर का क्या हो गया, अपचयन। यहां लिख भी सकते हैं कि कॉपर यहां कॉपर से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, अतः कॉपर अपचयित हो रहा है।
यहाँ कॉपर से क्या निकल गई, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, इसका मतलब कॉपर क्या हो गया, अपचयित हो गया। जहाँ ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो तो क्या होता है, अपचयन। जहाँ ऑक्सीजन जुड़ती है वो क्या होता है, उपचयन। एक दूसरे के उल्टे ही तो हैं। तो अपचयन तो क्या है कि किसी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन की कमी होती है, वो तो क्या होता है, अपचयन, उपचयन। और अपचयन इसका उल्टा है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि हो, वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ये थी अपनी अपचयन और उपचयन। अब देखो इसका आगे का टॉपिक क्या है। देखो अब अगली अभिक्रिया अपनी है रेडॉक्स अभिक्रिया। कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा हो तो उसे उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिस किसी भी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यही तो लिखा है कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक का तो क्या हो रहा हो, उपचयन, और दूसरे अभिकारक का क्या हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो सामान्यतः जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं वो सारी क्या होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। क्यों, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है कि लगभग सभी अभिक्रियाओं में एक अभिकारक के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है और एक अभिकारक के साथ ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। तो देखो यही लिखा है कि सामान्यतः किसी भी अभिक्रिया में एक पदार्थ उपचयित होता है तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है, अर्थात अपचयन व उपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है। सामान्यतः जितनी भी अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं, साथ साथ होती हैं। जब ये दोनों साथ में होती हैं उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखो उदाहरण क्या है अपने पास यहाँ पर, Cu कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया होती है तब कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन का तो क्या हो गया यहाँ पर उपचयन हो गया। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसका तो क्या हो गया, उपचयन। यहां देखो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहां कॉपर अकेला है, इसका मतलब यहाँ कॉपर में से ऑक्सीजन की कमी हो गई। इसका मतलब जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वहां कौन सी होती है, अपचयित। कौन सी होती है, अपचयन। तो यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यानी एक अभिकारक तो उपचयित हो रहा है, एक अभिकारक क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ये अभिकारक तो क्या हो गया, इधर जाकर अपचयित हो गया, और ये अभिकारक इधर जाकर क्या हो गया, उपचयित हो गया। तो जिस अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती हैं, यानी अपचयन भी हो रहा हो उपचयन भी हो रहा हो, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो यह है अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया है। यहाँ इसमें लिख भी सकते हैं कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, इस अतः हाइड्रोजन का तो क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और कॉपर के साथ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका मतलब कॉपर क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में दोनों साथ साथ होते हैं वो कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब अपनी अभिक्रियाएं जितनी भी थी इस चैप्टर की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। दो छोटे से टॉपिक हैं वो और देखो, उसके बाद अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखो अगला टॉपिक है अपना संक्षारण। संक्षारण क्या होता है कि जो धातुएं जो होती हैं वो वायु तथा आर्द्रता जो होती है उसके संपर्क में आने से अपने ऊपर क्या एक परत चढ़ा लेती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। लोहे पर जो जंग लगता है वो संक्षारण के कारण ही लगता है। चांदी जो होती है वो अपनी, उसको अगर आप खुले में रखोगे तो उसके ऊपर काले रंग की क्या हो जाएगी, परत चढ़ जाएगी, वो भी किसके कारण होती है, संक्षारण के कारण होती है। जितनी भी धातु की वस्तुएं जो होती हैं वो खराब होती हैं, किसके कारण, संक्षारण के कारण ही खराब होती हैं। तो देखो क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल
आर्द्रता तथा वायु के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अम्ल यहाँ पर कहाँ से आते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर अम्ल डाल दिया। अम्ल क्या होता है, जो पानी होता है उसकी प्रकृति भी थोड़ी बहुत क्या हो सकती है, अम्लीय हो सकती है या क्षारीय भी हो सकती है। अगर अम्लीय है तो उनको क्या करेगा, नुकसान करेगा। मिट्टी जो अपनी है उसमें भी उसकी प्रकृति भी थोड़ी बहुत क्या हो सकती है, अम्लीय हो सकती है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, अम्ल के संपर्क में आ जाती है। तो देखो क्या होता है, जब कोई धातु वातावरण में उपस्थित अम्ल, आर्द्रता तथा वायु के संपर्क में आती है तो वो क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यानी इनके जब संपर्क में धातु आएगी तो वो क्या हो जाएगी, संक्षारित हो जाएगी, तो उसे क्या कहा जाता है, संक्षारण कहते हैं। अब देखो संक्षारण के कारण कारक के जो ढांचे होते हैं वो खराब हो जाते हैं। पुल यानी जो पुल बनाए जाते हैं लोहे के वो खराब हो जाते हैं। लोहे की रेलिंग, जहाज तथा विशेषकर लोहे की बनी वस्तुओं को बहुत शक्ति पहुंचती है। यानी संक्षारण के कारण क्या होता है, जो लोहा जो होता है उनसे बनी जो वस्तुएं होती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं। यानी संक्षारण लोहे से बनी वस्तुओं को क्या पहुंचाता है, क्षति ज़्यादा पहुंचाता है। क्यों, क्योंकि लोहा जो होता है वायु में उपस्थित अम्ल तथा आर्द्रता के साथ जल्दी क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है और क्रिया करके अपने ऊपर एक जंग की परत चढ़ा लेता है, जिससे के कारण वो क्या हो जाता है, जल्दी खराब होता है। तो देखो चांदी पर काली परत किसके कारण होती है, संक्षारण के कारण होती है। तांबे पर हरी परत ये भी किसके कारण चढ़ती है, संक्षारण के कारण चढ़ती है। और लोहे का संक्षारण यानी लोहे पर जंग लगना वो भी किसके कारण होता है, संक्षारण के कारण ही होता है। अब देखो संक्षारण के कारण, संक्षारण से अपन धातुओं को किस प्रकार बचा सकते हैं। तो देखो हमने लिखा है कि हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करके संक्षारण से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कोई भी लोहे की वस्तु हो अगर उसके अपन क्या कर दें, पेंट कर दें तो वो क्या होती है, संक्षारण नहीं होती, उसका संक्षारण नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि लोहे के ऊपर जब पेंट करते हैं तो पेंट जो होता है वो लोहे से वायु तथा जो आर्द्रता होती है उसका संपर्क क्या कर देता है, तोड़ देता है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, संक्षारित होने से बच जाती है। यानी लोहे तथा वातावरण के बीच में क्या आ जाती है, पेंट की परत आ जाती है, जिसके कारण लोहा उनसे क्या नहीं कर सकता, क्रिया नहीं कर सकता। देखो हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करके संक्षारण से बचा सकते हैं। पेंट करने से लोहे की वस्तुओं का आर्द्रता व वायु से संपर्क टूट जाता है, जिससे संक्षारण नहीं होता। जैसे ही अपन लोहे पर पेंट करेंगे तो वह उसका जो संपर्क जो है वातावरण से टूट जाएगा, जिसके कारण वह संक्षारित नहीं होता। लोहा तथा वातावरण जो है उसके बीच में क्या आ जाएगी, पेंट की परत आ जाएगी, जिससे लोहा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये था अपना संक्षारण। और अब अपने पास है पाठ का लास्ट टॉपिक, वो देखो क्या है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, जो भोजन होता है, जो खाने के पदार्थ होते हैं वो खराब होते हैं, किसके कारण होते हैं, विकृत गंधिता के कारण होते हैं। तो देखो विकृत गंधिता क्या है, वसा युक्त व तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो प्राय उनका उपचयन हो जाता है एवं उनका स्वाद और गंध बिगड़ जाता है। विकृत गंधिता किस कारण होता है, उपचयन के कारण। उपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। यानी जब वो पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उनका स्वाद तथा गंध क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। इसे क्या कहा जाता है, विकृत गंधिता कहा जाता है। अर्थात वह पदार्थ विकृत गंधी हो जाता है, वह इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधी यानी उसमें से अजीब सी गंध आने लगती है और उसका जो स्वाद है वो भी क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिसके कारण वह पदार्थ क्या हो जाता है, विकृत गंधी। देखो विकृत गंधिता किस कारण हो रही है, उपचयन के कारण। यानी वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो उन पदार्थों के साथ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी और उनसे क्या कर लेगी, क्रिया कर लेगी, और क्रिया करके उनको क्या कर देगी, विकृत गंधी यानी खराब कर देगी। तो विकृत गंधिता किस कारण से होता है,
ऑक्सीजन के कारण होता है, यानी उपचयन के कारण होता है, यानी पदार्थों के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, जुड़ने से वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, यानी उनका गंध और स्वाद बिगड़ जाता है, अर्थात वह विकृत गंधी हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अब अपने पास 3-4 पॉइंट है कि विकृत गंधिता के बचाव या उपाय किस प्रकार कर सकते हैं, तो वो देखो क्या है। क्या पॉइंट है, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, क्या क्या उपाय हैं। तो पहला उपाय अपना है कि प्रति ऑक्सीकारक पदार्थों का उपयोग करना। जब भी अपन कोई खाद्य पदार्थ बनाएं तो उनमें क्या डालें, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ। क्यों, वो खराब किस कारण होते हैं, ऑक्सीजन के कारण ही होते हैं, यानी ऑक्सीजन उनसे क्या करती है, क्रिया करती है, तभी तो खराब होते हैं। पहले से अगर उनमें अपन में क्या डाल दें, प्रति ऑक्सीकारक डाल दें, तो वो पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेंगे। क्यों, जैसे ही उनके संपर्क में ऑक्सीजन आएगी तो ये प्रति ऑक्सीकारक जो है उसको उन पदार्थों की उस ऑक्सीजन से क्या कर लेते हैं, रक्षा कर लेते हैं। तो विनेगर जो आता है या सिरका जो आता है वो अपना क्या होता है, एक प्रतिऑक्सीकारक होता है। अगर उनको अपन खाद्य पदार्थों में डाल दें तो वो क्या होते हैं, विकृत गंधित नहीं होते, जल्दी से नहीं होते। क्यों, क्योंकि उनके अंदर अपन ने क्या डाल दिया, प्रतिऑक्सीकारक डाल दिया, जिसके कारण वह ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, दूसरा पॉइंट अपना है कि वायुरोधी वायुरोधी पात्रों में खाद्य पदार्थों को रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। दूसरा पॉइंट अपना है कि वायुरोधी जो पात्र होते हैं, यानी जिनमें वायु न तो अंदर जा सके न अंदर से बाहर आ सके, उन पात्रों में अगर अपन खाद्य पदार्थों को रखें तो उपचयन की गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। क्यों, ऑक्सीजन के कारण ही तो वो क्या होते हैं, विकृत गंधी होते हैं। जैसे ही उनको क्या कर देंगे, वायुरोधी पात्रों में बंद कर देंगे तो उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो उपचयन की गति क्या होगी, धीमी होगी, यानी पदार्थ विकृत गंधी तो होगा लेकिन क्या होगा, समय लगेगा, उसमें विकृत गंधी होने में क्या लगेगा, समय लगेगा। क्यों, क्योंकि उसकी उपचयन की गति है वो क्या हो रही है, धीमी हो रही है। क्यों, क्योंकि अपन ने उसको कहाँ डालना है, वायुरोधी पात्रों में डालना है, जिसके कारण वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। तीसरा पॉइंट देखो इसका क्या है, तीसरा पॉइंट है चिप्स आदि तले हुए खाद्य पदार्थों के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है।
क्योंकि नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस होती है। अतः वह पदार्थों से क्रिया नहीं करती है। तीसरा और लास्ट पॉइंट अपने को दे रखा है कि चिप्स आदि तले हुए खाद्य पदार्थों के जो पैकेट होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो क्या होती है? अक्रिय गैस होती है। यह किसी पदार्थ या किसी गैस किसी के साथ क्या नहीं करती है? क्रिया नहीं करती है, अपनी स्वतंत्र रहती है अकेली, इसको किसी से मतलब नहीं होता है। तो पैकेटों में क्या भर दी जाती है? नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस है, अतः वह खाद्य पदार्थ के साथ क्रिया नहीं करेगी। क्रिया नहीं करेगी तो खाद्य पदार्थ क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा, विकृत गंदी नहीं होगा। जो चिप्स वगैरह के जो पैकेट आते हैं वो फूले हुए आते हैं, इसी कारण आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस उसमें अगर नहीं भरेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, इसलिए वह क्या होते हैं? लंबे समय तक चलते हैं। इसी कारण क्या होती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ये थे अपने विकृत गंधीता को रोकने के उपाय, और अपना चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 1 कौन सा था? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आगे की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर नंबर 2। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए।